नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल के प्लेटफॉर्म बुक के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। 1 से लेकर 18 तक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 19 है। इस प्रैक्टिस सेट में 150 प्रश्न दिया हुआ है। पूरे प्रश्नों को इसमें फुल सोल्यूशन किया गया है। मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी का सोल्यूशन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आप इसे पूरा देखिए। पहला प्रश्न है कि वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है। वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुआ था और लगभग 40 करोड़ खाता खोला गया, जो एक क्रांति के समान था। ऑप्शन में अटल पेंशन योजना दिया है, जिसकी शुरुआत 9 मई 2015 को किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। सर्व शिक्षा अभियान आंसर हो जाएगा डी, 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए है। यह योजना वर्ष 2021 में शुरू की गई थी। पढ़े भारत बढ़े भारत सर्व शिक्षा अभियान की एक राष्ट्रव्यापी उप कार्यक्रम है। अनुच्छेद 86 के संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया और अनुच्छेद 21 के तहत राज्य के 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। 1 अप्रैल 2010 से। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया है। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू किया गया है, जिसके तहत 10+2 शिक्षा प्रणाली को अब बदल कर क्या कर दिया गया, 5+3+3+4 आधारित बनाया गया है। 5+3+3+4। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जिनेवा में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था विश्व स्वास्थ्य संगठन का। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में स्थित है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पेनिसिलिन की खोज के लिए इसका श्रेय दिया जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेनिसिलिन दवाओं की खोज का श्रेय जाता है। और डब्ल्यू के रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज किया। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। और इंसुलिन की खोज कौन किए, तो बेंटिंग व बेस्ट ने किया। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायतों की गठित करने के लिए राज्य सरकार कदम उठाएगा और उन्हें आवश्यक शक्ति और अधिकार प्रदान करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। अनुच्छेद 40 को गांधीवादी दर्शन माना जाता है। झूलन गोस्वामी, जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, कौन सा खेल खेलती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्रिकेट। क्रिकेटर झूलन गोस्वामी हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। झूलन गोस्वामी ने महिला क्रिकेट टीम के लिए 12 टेस्ट, 204 वनडे और 68 टी20 मैच खेले हैं। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला पुरुष लिंग अनुपात कितना है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 943 1000। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 933 था। 10 बढ़ गया 2011 में 943 हो गया। नेक्स्ट है अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। आंसर हो जाएगा डी, फतेहपुर सीकरी। अकबर ने 1571 ईस्वी में नई राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया और गुजरात विजय के उपलक्ष्यों में बुलंद दरवाजा का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। अगला प्रश्न है कि प्राचीन काल में गुप्त बकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी। गुप्त बकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक, और इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रभावती। प्राचीन काल में गुप्त बकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी प्रभावती थी। बकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। रुद्रसेन सेकंड की मृत्यु के बाद प्रभावती ने बकाटक वंश के शासन में अग्रणी भूमिका निभाई।
चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह बकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है। अधिकार परीक्षा, और इसका आंसर हो जाएगा ए, किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा का अर्थ है किस अधिकार से। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करते हैं, जिसमें अधिकार परीक्षा का तहत अयोग्य व्यक्ति को लोक सेवा पद धारण करने से रोका जाता है। कौन कौन से 5 रीट है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, वस्तुओं के उत्पादन पर। एक्साइज ड्यूटी वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है। यह केंद्रीय एवं राज्य कर है जो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। केशवानंद भारती विवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है, लेकिन संविधान के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। केंद्रीय बैंक का कार्य करती है, आंसर हो जाएगा डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। केंद्रीय बैंक का कार्य आरबीआई करती है। आरबीआई देश में मौद्रिक गतिविधियों के नियमन का नियंत्रण करता है। अगला है भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन है? भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन है? आंसर हो जाएगा सी, बीबीआर सुब्रमण्यम। भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ बीबीआर सुब्रमण्यम है। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी है। हाल ही में किस संगठन द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, इसरो। हाल ही में इसरो द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है। भारतीय भू चुंबकन संस्था कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। उत्तर भारत का पहला हाइपर डेटा सेंटर योट्टा D1 उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, शेखर पाठक। द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक शेखर पाठक है। संसद द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, वह कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है, वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक होता है। अगला है ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा डी, प्रबंधित मुद्रा कहलाती है। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है वह प्रबंधित मुद्रा कहलाती है, और जो मुद्रा आसानी से उपलब्ध न हो वह दुर्लभ मुद्रा कहलाता है। भारत में मुद्रा विनिमय दर आरबीआई द्वारा तय किया जाता है। नेक्स्ट है बुल और बियर शब्द किससे संबंध है? आंसर हो जाएगा ए, स्टॉक बाजार से। बुल और बियर शब्द स्टॉक बाजार से संबंध है। शेयर बाजार का क्रय विक्रय क्रमशः तेजी एवं मंदी से है। नेक्स्ट है राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 243 ZA के अनुसार नगरपालिका के चुनाव का संचालन और अधीक्षण राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायती राज के चुनाव संबंधित उपबंध है। अगला प्रश्न है कि कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, बोहरा समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर बनाया गया है। वर्ष 1993 ईस्वी में बोहरा समिति अपना रिपोर्ट सौंपा है। तारकुंडे समिति और इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव सुधार से है, और दिनेश गोस्वामी समिति भी चुनावी खर्च के संबंध से था। नेक्स्ट है बिहार का वह जिला कौन है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है? आंसर हो जाएगा सी, गोपालगंज। बिहार के गोपालगंज जिले के लिंगानुपात सबसे अधिक है। गोपालगंज का लिंगानुपात कितना है? 1021 महिला है 1000 पुरुष पे, और सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर जिले का है 876 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। नेक्स्ट है भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया?
और इसका आंसर हो जाएगा सी अशोक। अशोक के सारनाथ का सिंह स्तंभ के भारत का राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दीपावली घोषणा किसने और कब की? दीपावली घोषणा किसने और कब की? और इसका आंसर हो जाएगा बी 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 1931 के बीच में रहा। इनके समय महत्वपूर्ण घटना हुआ था, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, बटलर समिति 1927 में, नेहरू रिपोर्ट पेश हुआ 1928 में, दीपावली घोषणा हुआ 1929 में, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो पूर्ण स्वराज संकल्प भी हुआ 1929 में, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ, पहला गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में इन्हीं कार्यकाल में, और गांधी इरविन पैक्ट 1931 हुआ, ये भी इरविन के कार्यकाल में हुआ। नेक्स्ट है प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज ने। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करता था। उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जिसमें मौर्य वंश के प्रशासन की जानकारी मिलती है। और कौटिल्य ने क्या लिखा था? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था जिसमें मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। अगला है फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? और इसका आंसर हो जाएगा बी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए बनाई गई सरकार, यह उक्ति अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के था। लेकिन फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। एक राष्ट्र, एक नेता और एक झंडा का नारा हिटलर ने दिया था। फ्रांस की जो राज्य क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में और लुई 16वें के शासनकाल में हुआ था। अगला है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, आंसर हो जाएगा सी ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और ग्रीनलैंड आर्कटिक महासागर में अवस्थित है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है? आंसर हो जाएगा बी कार्यकाल 8 वर्ष का होता है, ये असत्य है। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, महाभियोग से हटाया जा सकता है, ये तीनों सही है, लेकिन असत्य है कार्यकाल 8 वर्ष का। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर हो जाएगा ए सी राजागोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। सीआर फार्मूला 1944 में राजाजी राजगोपालाचारी द्वारा लाया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? तो जनरल करियप्पा थे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया थे। नेक्स्ट है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा सी चालुक्यों ने किया था। दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीम एक के सामंत बिमल शाही के द्वारा करवाया गया, जो राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर श्वेत मार्बल से बना मंदिर है। यह मंदिर अपने नक्काशी के लिए विख्यात है। अगला है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है? सही जवाब हो जाएगा ए भारत के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाता है। राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है और अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को शपथ ग्रहण राष्ट्रपति दिलवाते हैं। दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था? और आंसर हो जाएगा सी लॉर्ड कैनिंग। दोहरी शासन नीति को लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था। 1784 ईस्वी में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किया गया था। भारत शासन एक्ट 1858 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया, जो कंपनी के राजनीतिक मामलों में सर्वोच्च थी। राज्य में द्वैत शासन की समाप्ति 1935 ईस्वी के भारत शासन एक्ट द्वारा हुई थी। नेक्स्ट है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने? और इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने। वर्ष 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। केस संथानम समिति की रिपोर्ट पर सीबीसी की स्थापना की गई थी, केस संथानम समिति की रिपोर्ट पर। अगला प्रश्न है कि पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है? पेरियार परियोजना, और इसका आंसर हो जाएगा डी केरल। पेरियार प्रोजेक्ट केरल में पेरियार नदी पर अवस्थित है। बटरफ्लाई शब्द संबंधित है और इसका आंसर हो जाएगा सी तैराकी से। बटरफ्लाई तैराकी से संबंधित है। तैराकी से संबंधित और भी कई शब्दावली है, जैसे फ्रंट कॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, जेन स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक आदि।
8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ए, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? आंसर हो जाएगा सी, जीजाबाई से। शिवाजी के व्यक्तित्व को सर्वाधिक माता जीजाबाई ने प्रभावित किया। मीराबाई जो थी वो मेड़ता की राजकुमारी थी। कहाँ की थी? मेड़ता की। और हजरत महल ने 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया था। चांद बीबी जो ऑप्शन में ने अकबर से संघर्ष की और विद्रोह में मारी गई। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, क्या थे? आंसर हो जाएगा ए, शिकार। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन शिकार करना था। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में एवं पहिए का नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार हस्त कुठार था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ए बी के प्रसाद को। हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार ए बी के प्रसाद को सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर माधव हाड़ा को 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। और ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। और शिव शंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं शामिल था? आंसर हो जाएगा डी, बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। 9 अगस्त को 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री भी थे डॉक्टर अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का, और इसका आंसर हो जाएगा सी, बहलोल लोधी लोधी वंश के स्थापना की। इस वंश का महानतम शासक सिकंदर लोधी और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश में स्थित है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। और केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व मानसून से। तमिलनाडु में उत्तर पूर्व मानसून के लौटने के क्रम में नीलगिरी पर्वत से टकराकर जाड़े में वर्षा होती है। भारत में 80% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। शीतकाल में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ शीत चक्रवात से होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मिनम्बाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? मिनम्बाक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई, आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु में स्थित है। चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। दमदम नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में स्थित है। और पालम इंदिरा गांधी हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित है। सांता क्रूज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो मुंबई में अवस्थित है। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा बी, बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन की आत्मकथा बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षवर्धन की दरबारी कवि बाणभट्ट ने हास्यचरित एवं कादम्बरी नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि को टॉम ऑफ सैंड के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 दिया गया था? आंसर हो जाएगा बी, डेजी रॉकवेल के द्वारा ये क्या किया गया था? इसे अनुवाद किया गया था। रेत समाधि पुस्तक गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया था। रेत समाधि पुस्तक गीतांजलि श्री द्वारा लिखा गया था। वर्ष 2023 का मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोदिनोव बुल्गारिया के हैं, जिन्हें दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया था? इसका आंसर होगा आंसर डी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया। 1591 में इसके निर्माण हुआ। कभी 1591 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी एआई स्कूल का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा ए, केरल। केरल ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई स्कूल का उद्घाटन किया। भारत का पहला एआई स्कूल तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया, जिसका नाम शांतिगिरी विद्या भवन है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा डी, असम।
असम भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में असम को प्राग्ञ ज्योतिषपुर अर्थात पूर्वी ज्योतिष का स्थान कहा जाता है। असम राज्य का बाद में कामरूप नाम पड़ा। नेक्स्ट है एक्स किरणों में समाविष्ट है। एक्स किरणों में समाविष्ट है क्या क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय विकिरण। एक्स किरणों में विद्युत चुंबकीय विकिरण समाविष्ट होता है। एक्स किरणों की खोज रोंटगन ने किया था और इसकी आवृत्ति 10 के पावर 18 से लेकर 10 के पावर 16 हर्ट्ज तक होती है और इसका तरंगदैर्घ्य 10 के पावर -10 मीटर से 10 के पावर -8 मीटर तक होती है। नेक्स्ट है सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है और इसका आंसर हो जाएगा डी अपघटन अभिक्रिया। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना अपघटन अभिक्रिया है। यह एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। इस तरह टूटेगा 2AgBr टूटता है 2Ag प्लस Br2 में टूटता है। नेक्स्ट है वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है और इसका आंसर हो जाएगा ए डॉक्टर CB रमन। डॉक्टर CB रमन प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1930 ईस्वी में इनकी खोज रमन प्रभाव यानी प्रकीर्णन के कारण भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया। नेक्स्ट है यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए सैफर विधि। यदि किसी व्यक्ति को पीठ में चोट लगी है तो कृत्रिम श्वास देने की सैफर विधि का प्रयोग कर श्वसन क्रिया को नियंत्रण किया जाता है। सैफर विधि में पीड़ित को पेट के बल लिटाया जाता है और उसके सिर को किसी एक करवट कर दिया जाता है। पीड़ित के सीने के नीचे पतला तकिया रख दिया जाता है। नेक्स्ट है मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है और इसका आंसर हो जाएगा सी विषाणु। मवेशियों के मुंह फट रोग विषाणु सूक्ष्मजीव के कारण होता है। खुरपा या मुंहपक होता है वायरस के द्वारा और गिल्टी रोग होता है जीवाणु के द्वारा। थनैला होता है जीवाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं और इसका सही आंसर हो जाएगा सी स्क्विड। स्क्विड जीव के 3 हृदय होते हैं। स्क्विड झुंड होता है जिसे शार्क और वेल की तरह समुद्र की विशाल जीव माना जाता है। ऑक्टोपस में भी 3 हृदय होता है। स्तनधारी पक्षियों और कुछ सरीसृप जैसे मगरमच्छ घड़ियाल और एलिंगेटर्स में 4 कक्षीय हृदय होता है। स्क्विड का खून नीला रंग का होता है। अगला प्रश्न है यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखे तो यह दिखता है। आंसर हो जाएगा बी काला दिखता है। नेक्स्ट है यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? सही जवाब हो जाएगा बी ईंधन का अधिक खपत होगा। यदि किसी वाहन के टायर में हवा का दाब कम हो तो उसके प्रभाव वाहन के इंजन के ईंधन को खपत को बढ़ा देगा। इंजन के ईंधन को खपत को बढ़ा देगा। नेक्स्ट है वातानुकूल में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है वातानुकूलन में और इसका आंसर हो जाएगा सी वायु के ताप एवं आर्द्रता दोनों पे। वातानुकूलन में वायु का ताप और आर्द्रता को दोनों को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है और इसका सही आंसर हो जाएगा सी नाभिकीय संलयन। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार नाभिकीय संलयन पर आधारित है जो परमाणु बम की तुलना में 1000 गुना अधिक प्रभावी होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी प्रिज्म। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से होकर गुजारने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। श्वेत प्रकाश 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है। निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया को पहचान कीजिए, इसमें से कौन है? आंसर हो जाएगा बी MnO2 + 4HCl MnCl2 + 2H2O + Cl2। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। वह अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होते हैं उन सभी क्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आहन घंटी यानी कॉलिंग बेल में। पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? और इसका आंसर हो जाएगा बी अपवर्तन के कारण। पानी के अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की किरणों को अपने मूल दिशा से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक डायोड
और इसका सही जवाब हो जाएगा ए, केवल एक दिशा में चालन करता है। एक डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है। डायोड वाल्व रिजुकारी के रूप में प्रयुक्त होता है और डायोड वाल्व द्वारा एसी को डीसी में बदलते हैं। नेक्स्ट है, कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? आंसर हो जाएगा सी, एजीआई छिड़काव किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड एजीएल को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है और एजीआई को सिल्वर आयोडाइज कहा जाता है। नेक्स्ट है, घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाली स्थान के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं और इसका आंसर हो जाएगा डी, चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। घुमंतु वे लोग जो अपने निर्वाह के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। भारत में घुमंतु में अधिकांश भेड़, बकरी आदि पशुओं के पालते हैं। नेक्स्ट है, किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? आंसर हो जाएगा डी, पेट्रोलियम तेल को स्वर्ण द्रव कहा जाता है। कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल से है और काला सोना पेट्रोलियम तेल को कहते हैं। सोने का रेशा जूट को कहा जाता है और काला हीरा कोयले को कहा जाता है। डोलोमाइट का सूत्र क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, CaMgCO3 के होल ट्वाइस। CaMgCO3 के होल ट्वाइस डोलोमाइट का सूत्र है और CaO है बिना बुझा हुआ चूना और CaOH के होल ट्वाइस क्या है? तो बुझा हुआ चूना। CaCO3 क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? ऊष्मीय इंजन नहीं है, ईंधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पवन चक्की। डीजल इंजन, गैस चालित इंजन एवं भाप टरबाइन एक ऊष्मीय इंजन का उदाहरण है, जबकि पवन चक्की ऊष्मीय इंजन का उदाहरण नहीं है। पवन चक्की ऊष्मीय इंजन नहीं है। निम्न में सबसे अधिक कठोर कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, हाई स्पीड स्टील। विकल्पों के उदाहरणों में सबसे अधिक कठोर हाई स्पीड स्टील होता है। सबसे भारी धातु ओसियम होता है, OS, जबकि सबसे कठोर धातु प्लेटिनम होता है और विश्व में हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। सबसे लचीला प्रत्यास्थता के आधार पर स्टील होता है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है। सोना में सबसे अधिक आघात वर्धता एवं तन्यता पाई जाती है। निम्नांकित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायरोमीटर। बिना संपर्क टाइप का मापन उपकरण है पायरोमीटर। स्पीडोमीटर से वाहनों की गति को मापता है। पायरोमीटर से दूरस्थ स्थिति वस्तुओं को ताप को मापा जाता है। इसे संपर्क की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किस गैस में विरंजन यानी ब्लीचिंग का गुण है? आंसर हो जाएगा सी, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस में विरंजक ब्लीचिंग का गुण होता है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र होता है CaOCl होता है। नेक्स्ट है, यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम होगा। आंसर हो जाएगा डी, सभी। मशीन घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा, मशीन के चलाने में आवाज़ होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा बी, इसकी विद्युत कुंडली इलेक्ट्रिक कॉइल जल जाएगी। यदि विद्युत केतली में बिना पानी भरे ही बिजली चालू की जाए तो विद्युत केतली की जो विद्युत कुंडली इलेक्ट्रिक कॉइल होता है वो जल जाएगी। अगला सेक्शन मैथ्स है। कुछ आदमी एक कार्य को 50 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी और हो तो कार्य 10 दिन कम में पूरा होगा। 10 दिन कम में पूरा हो सकता है। शुरू में आदमियों की संख्या कितनी थी? तो क्या रहा है कि अगर एक आदमी था, कितना दिन लग रहा था? 60 दिन लग रहा था। और उसे इक्वेट करना है कितने? अगर 8 आदमी बढ़ जा रहा है, x प्लस कितना हो रहा है? 8 आदमी बढ़ रहा है, तो अब आदमी कितने दिन लग रहा है? तो 10 दिन कम लग रहा है। 60 से 10 दिन कम होगा कितना? तो 50। बस इसे सोल्व कर देना है। x गुना 60 बराबर x प्लस 8 गुना 50। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो एक तरफ 60x आएगा और ये 50x प्लस 8 बचे 40, 400। 10x बराबर 400, x बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 40। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 40 दिन आएगा। 40 आदमियों की संख्या थी, सॉरी कितने आदमियों की? तो 40 आदमियों की संख्या थी शुरुआत में। नेक्स्ट प्रश्न है, 3000 और 4000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 30, 36 और 80 से पूरी विभाजित हो जाती है? तो सबसे पहले क्या करना है? 30, 36 और 80 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम आएगा हमारा कितना? 360 आएगा। अब 360 से जितना भी मल्टीप्लिकेशन होगा वो सभी जो है वो 30, 36 और 80 से पूरी विभाजित हो जाएगा। अगर इसे हम 10 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा। 3600 3000 और 4000 के बीच में आता है।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3600 वो संख्या है जो 30, 36 और 80 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2.1/3 प्लस 3.1/6 प्लस 4.1/2 प्लस 5.2/3 किसके बराबर है। बस इसे सोल्व कर देना है। तो आइए सोल्व किस तरह करते हैं। पहले देखिए 5 4, ये 5 + 4 9, 9 3 12 2 14। आप इसे 14 कर लीजिए बाहर, प्लस कितना बचा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/2 प्लस 2/3 बचा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये 14 आ जाएगा और इसका सोल्व करने पर आ जाएगा 5/3 हो जाएगा 15.2/3। आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 24.2 का 16% और 2.42 का 10% का योगफल क्या है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। 24.2 का 16% 16/100 प्लस 2.42 का 10% 10/100। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये हमारा जो निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा 242/1000 और गुना 16 + 1। तो आंसर हो जाएगा 4.114। इसे सोल्व कीजिएगा 4.114 आएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 4.114। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि 13 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज का एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर हो तो दूसरा विकर्ण कितना होगा। समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है एक दूसरे के 90 डिग्री पे काटता है। अगर इस तरह के आप समचतुर्भुज करते हैं तो ये जो हमारा विकर्ण होगा ये एक दूसरे का 90 डिग्री पर होगा। ये कितना होगा 90 डिग्री पर। अब कह रहा है कि ये दिया हुआ है एक भुजा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर। तो ये आधा आधा विकर्ण होता है समचतुर्भुज के। तो अगर ये 5 है ये 5 है तो आधा तो ये हमें 5 निकल रहा है, ये 13 है तो ये निकल जाएगा कैसे। तो अगर हमको निकालना है यहाँ पर वो मानते इसको बी मानते, ओ बी बराबर क्या हो जाएगा √13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर। तो निकल कर आ जाएगा कितना 169 अंडर में -25 बराबर √144 बराबर 12। अगर एक विकर्ण आधा 12 निकल गया है तो ये पूरा कितना हो जाएगा पूरा, तो पूरा हो जाएगा दुगना 12 गुना 2 यानी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कि दूसरा विकर्ण कितना होगा तो 24 सेंटीमीटर होगा। पहला विकर्ण कितना था तो 10 सेंटीमीटर था। नेक्स्ट प्रश्न है 10 और 20% की दो अनुक्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर होगी। 10 और 20% के तो इस तरह भी निकाल सकते हैं कि अगर 100 है उसमें 10% की अगर छूट करते हैं तो हो जाएगा 90 और उसके बाद फिर से 20% की छूट देते हैं तो 90 गुना 20/100 से कर दीजिएगा तो 18 के छूट हुआ तो 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा 72 यानी 100 से आ गया 72। टोटल कितना हो गया यानी 28% की छूट हुई। एक और एकल छूट का फार्मूला होता है अगर 10% प्लस 20% की छूट है तो 10 गुना 20/100 10 + 20 माइनस 10 गुना 20/100 कीजिएगा ये भी 28% निकलेगा। आप इस विधि से भी हल कर सकते हैं और इस विधि से तो आंसर हो जाएगा ए 28%। नेक्स्ट है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 15% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या है। तो अंकित मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात क्या है 10% की छूट देने पर पहले क्या है 100/15/100 माइनस 10 क्योंकि 15% का लाभ भी कमाता है को हो जाएगा 115/90 बराबर 23/18। हमारा आंसर आ जाएगा 23:18 का क्योंकि शुरुआत में 10% के छूट देता है जो 100 माइनस 10 किया हुआ है और 15% का लाभ तब भी कमाता है छूट देने के बाद। तो आंसर हो जाएगा 23/18। नेक्स्ट प्रश्न है कि 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी 27.5 के अनुपात में है। कितने लीटर पानी और मिलाने पर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाएगा। तब माना कि 1 लीटर पानी को मिलाना पड़ेगा 1 लीटर। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि 27:5 का है तो 80 लीटर में 80 गुना 27 बटा क्या करना है 32 27 + 5 32 हो जाएगा। ऐसे क्या करना है दूध और पानी का अनुपात निकालना है तो 80 गुना 5 बटा 32 क्या करना है 32 प्लस x बराबर कितने अनुपात में हो जाना है 3:1 में हो जाना है। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो आएगा 80 गुना 9 बराबर 80 गुना 5 प्लस 32x 720 हो जाएगा माइनस 400 बराबर 32x तो 32x बराबर हो जाएगा 320 तो x बराबर आएगा हमारा 10 लीटर। कितना आएगा आंसर x बराबर 10 लीटर।
आप इस तरह सोल्व किया, 80 गुना जो 27 किया हुआ है, 80 गुना 27, वो 27 निकाला जा रहा है कि दूध का क्या मात्रा है, और ये 5 है जिसमें पानी का मात्रा है, उसमें से और मिलाया गया है वो है x है। तो जब सोल्व कीजिएगा तो आंसर आएगा डी 10 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न है कि 40% जो है वो दूध और पानी का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60% दूध में किस अनुपात में 25% पानी मिलाना होगा। 40% दूध और पानी का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60% दूध में किस अनुपात में 25% पानी मिलाना होगा, एक प्रश्न है। आप इसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, किस तरह, तो ये एक तरफ ये 60 है और ये 25 है, लाना है 4, इस तरह आप कीजिएगा, ये 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, यानी ये 3 और ये 4, यानी 3:4 में मिलाना है। आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा। एक और मेथड है सोल्व करने का, माना कि पहले मिश्रण को x लीटर और दूसरे मिश्रण को 22 लीटर मिलाया गया है, तो सोल्व करेंगे x गुना 60% प्लस y गुना 25% बराबर x प्लस y का 40%। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 4x बराबर 3y आएगा, x बटा y बराबर होगा 3/4 होगा, यानी 3:4 होगा। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 पुरुष या 7 महिलाएं एक कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाओं को दोगुना कार्य करने में कितने लगेंगे। दोगुना कार्य, तो 3 पुरुष बराबर क्या है 7 महिलाएं, तो 1 पुरुष बराबर क्या हो जाएंगे 7/3 महिलाएं। अब 7 पुरुष बराबर क्या हो जाएंगे 49/3 महिलाएं। 7 पुरुष प्लस 5 महिलाएं, यानी कितना महिलाएं 7 पुरुष बराबर किए थे, तो 49/3 प्लस 5, यानी 64/3 महिलाएं टोटल है हमें। तो जब प्रश्न में कह रहा है कि कितने दिन और लगेंगे दुगने काम के लिए, इसे सोल्व कीजिएगा तो 7 गुना 32, 7 गुना ये जो 7 महिलाएं कार्य को 32 दिन में 7 गुना 32/1 बराबर 64, और गुना वो जो दिन लगेगा कितने दिन वो बटा 3 गुना 2, ये 64/3 तो है ही, 2 जो दुगना कार्य है, हमारा दिन बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 21 दिन। आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 550 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो शंकु का आयतन कितना होगा। आर हमारा यहाँ कितना दिया हुआ है, आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पाई आर एल बराबर हो जाएगा 550, तो हमारा यहाँ से एल निकल जाएगा कितना 25 सेंटीमीटर। अगर एल निकल गया है, आर निकल गया है, तो एच बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है, ये निकल जाएगा √625 माइनस 49 बराबर 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पर मान रख दीजिएगा 1/3 22/7 गुना 7 के स्क्वायर गुना 24, तो आ जाएगा 1232 घन सेंटीमीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1232 घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 80% के 22% का x% 900 के 25% के बराबर हो तो x/y का मान कितना होगा। 80 का 22% का x% बराबर होगा 900 के 25%, तो हमारा यहाँ से x/y निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 900 गुना 25, ये 100 से काट देते हैं और ये चला जाएगा ऊपर गुना 100 और 80 नीचे आ जाएगा, यही हमारा सोल्व करके आएगा। तो x/y का मान कितना हो जाएगा, x/y का मान हो जाएगा 28,125, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक यात्रा में 60 किलोमीटर पर घंटा की गति से 4 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यदि गति 15 मीटर पर सेकंड हो तो यात्रा में कितना समय लगेगा। यानी दूरी जो हमारा हो जाएगा शुरुआत में कितना है, तो 60 गुना 4.5 यानी 270 किलोमीटर। अब यात्रा में समय क्या लगेगा, तो कह रहा है कि अगर 15 मीटर पर सेकंड है तो उसे हमें क्या करना है कि गति में बदल देना है किलोमीटर पर घंटा में, तो 15 गुना 18 से भागा देंगे, 18/5, 3 होगा 54 किलोमीटर पर हावर होगा। अब 270 किलोमीटर दिया हुआ है, 54 से सिर्फ डिवाइड कर देंगे, हमारा जो निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा कितना 5
घंटे। कितना? 5 घंटे। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 5 घंटे। अगला है मोहन जॉन को 500 रुपया और टॉम को कुछ राशि समान समय के लिए 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि उसे 4 वर्षों में दोनों से कुल 210 रुपया ब्याज के रूप में मिलते हैं तो उसने टॉम को कितनी राशि उधार दी? तो आधारों की करना है। माना मोहन ने टॉम की राशि 100 रुपया उधार दी। माना मोहन ने टॉम को कितना? 100 रुपया दिया। प्रश्न में कह क्या रहा है कि 500 गुना 4 गुना 8/100 प्लस 1 गुना 4 गुना 8/100 बराबर 210 रुपया। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो हमारा x का जो मान निकल के आएगा वो 156.25 रुपया आएगा। यही x पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि दो त्रिभुजों के शीर्ष लंबों का अनुपात 3:4 है और उनके समरूपी क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 हो तो उनके आधारों की समरूपी लंबाइयों का अनुपात क्या होगा? तो आधारों का समरूपी लंबाइयों का अनुपात बराबर होता है क्या? क्षेत्रफल का अनुपात बटा शीर्ष लंबों का। शीर्ष लंबों का अनुपात बराबर 4/3 गुना 4/3 बराबर 16/9 हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा डी, 16:9। माना ए एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। माना बी एक ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल है जिसके विकर्ण 14 सेंटीमीटर है। तो ए माइनस बी किसके बराबर होगा? ए माइनस बी। तो ए माइनस बी बराबर होगा 10 के स्क्वायर, भुजाओं के स्क्वायर, माइनस 14/√2 के स्क्वायर। तो हमारा जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 माइनस ये 196/2 आ जाएगा, यानी 98। तो आंसर हो जाएगा 2। ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 2। अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्रेया ने अपने परिवार के साथ कानपुर से उन्नाव तक की यात्रा कार से 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से की और कानपुर की वापसी यात्रा 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से की। पूरी यात्रा का औसत गति क्या होगी? तब पूरी यात्रा का औसत गति निकालने के क्या हम करते हैं? अगर ए और बी दिया रहता तो 2ab a प्लस बी करते थे। यहाँ पर करेंगे 2 गुना 40 गुना 50/40 प्लस 50 करेंगे और हमारा इसे जब सोल्व करेंगे तो आएगा 44.4/9 किलोमीटर पर आवर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है। बच्चे की वर्तमान आयु कितनी है? 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्य परिवार की कुल आयु कितनी हो जाएगी? तो 17 गुना 5 मतलब 85 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में उम्र कितना हो जाएगा? 85 प्लस 5 वर्ष, 5 सदस्यों वाले 3 वर्ष पूरे है तो 15 वर्ष और जुड़ जाएगा, यानी 100 वर्ष हो जाएगा। बच्चे के जन्म के पश्चात परिवार की कुल आयु क्या हो जाएगा? तो 17 रह रहा है और 6 लोग हैं, यानी 102 वर्ष। तो बच्चे का उम्र क्या हो जाएगा? 102 माइनस 100 बराबर 2 वर्ष। इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ए, 2 वर्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि एक दुकानदार 3550 रुपया में एक वस्तु खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 50 रुपया खर्च करता है। फिर यदि वह उस वस्तु को 3816 रुपया में बेच देता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो कुल क्रय मूल्य कितना हुआ? 3550 प्लस 50 हुआ, यानी 3600 रुपया हुआ। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? तो 3816 माइनस 3600 बटा मतलब लाभ गुना क्या होता है 100 बटा क्रय मूल्य, यानी 3600। तो हमारे जब सोल्व करेंगे इसे तो आ जाएगा 6%। सही आंसर हो जाएगा सी। 3816 रुपया विक्रय मूल्य था, 3600 क्रय मूल्य टोटल लगा। इसे घटा देंगे तो वो लाभ निकल जाएगा, बटा क्रय मूल्य गुना 100 करेंगे तो वो हमारा लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। नेक्स्ट है 15 घंटे का कितना प्रतिशत 18 सेकेंड होता है? 15 घंटे का कितना प्रतिशत 18 सेकेंड होता है? तो इस तरह निकाल सकते हैं 18 गुना 100 बटा 15 घंटे, उसे मिनट में बदले और फिर सेकेंड में बदल दिए। हमारा जो निकल कर आएगा 1/30%। आंसर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है 856 प्लस 167 के होल स्क्वायर, 856 माइनस 167 के होल स्क्वायर। ये जो दिया हुआ है वो किस फॉर्म में है? सबसे पहले हमें ये देखना है। तो दिया हुआ है a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर, और नीचे जो दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो ये हमारा
2a² प्लस b² बटा a² प्लस b² के रूप में आएगा। ये दोनों कट जाएगा, आंसर हमारा 2 आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 4800 तथा महत्तम समावर्त 160 है। यदि इनमें से एक संख्या 480 है तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? तो दूसरी संख्या बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है? लस गुना मस बटा पहली संख्या। अब यहाँ पर मान रख देंगे तो लसा कितनी दिया हुआ है 4800 और मसा कितना दिया हुआ है 160, यानी महत्तम समावर्त बटा एक संख्या 480 दिया हुआ है। तो ये जब काटेंगे तो ये 10 से कटेगा, हमारा जो आ जाएगा वो है 1600, यानी आंसर हो जाएगा डी 1600। एक संख्या दिया हुआ है सीरीज में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ये जो भिन्न दिया हुआ है इसमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो अगर इसकी मान की हम बात करते हैं तो 0.538 होता है। अगर इसकी मान क्या जाए तो 0.533 होता है। 11/13 का मान क्या होता है 0.846 और 14/33 का होता है 0.424। इसमें सबसे छोटा 0.424 है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए 14/33 है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 है तब a प्लस b प्लस c बटा c का मान क्या होगा? तो सबसे पहले a/3 बराबर b/4 बराबर c/3 7 को हम क्या करेंगे k मान लेंगे। यहाँ से a बराबर हो जाएगा 3k, b बराबर हो जाएगा 4k और c बराबर हो जाएगा 7k। अब मान रख दीजिए, क्या होगा 3k प्लस 4k प्लस 7k बटा 7k, हमारा आएगा 14k बटा 7k। के कट गया, 7 2 से, आंसर हो जाएगा 2। सही जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 100वां नंबर कि 625 के पावर 6.25 गुना 25 के पावर 2.6 बटा 625 के पावर 6.75 गुना 5 के पावर 1.2 का मान क्या होगा? इसे सोल्व करना है। 625 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 4 के पावर 6.25 गुना 5 के पावर 2 के पावर 2.6 बटा फिर 625 को लिखते हैं 5 के पावर 4 6.75 गुना 5 के पावर 1/1/2 हो जाएगा। अब फिर से जब इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 5 के पावर हो गया 4 गुना 6.25 गुना 5/2 गुना 2.6 बटा 5 के पावर कितना हो जाएगा ये 4 गुना 6.75 और उसके बाद हो जाएगा गुना 5 के पावर 1/2 हो जाएगा। इसे अब सोल्व कीजिएगा तो 4 गुना 6.25 कितना हो जाता है और ये हो जाता है 4 गुना 25 हो जाता है। और जब इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.2 हो जाएगा। तो अगला जो टर्म हमारा आएगा वो क्या आएगा 5/25 गुना 5/5.2 बटा 5/27 गुना 5/1/2 हो जाएगा। फिर से इसे आप सोल्व कीजिएगा, सब 5 के टर्म में है तो 5 के पावर 25 प्लस 5.2 हो जाएगा बटा 5 के पावर 27 प्लस 1.2 हो जाएगा। हमारा निकल कर आएगा 5.30/2 बटा 5.28.2 आ जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो कितना आएगा 5/30.2 माइनस 28.2 बराबर 5 के पावर 2 यानी 25 हमारा आंसर आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के समूह से भिन्न का पता लगाएं। 61 को छोड़कर अन्य सभी संख्याओं के अंकों का योगफल 8 है। अब देख लीजिए 6 + 2 8, 5 + 3 8, 4 + 4 8, 6 + 1 इसका साथ ही है, यानी 61 जो है वो विषम है, तो आंसर हो जाएगा बी। चित्रों के नीचे दिए गए विकल्पों में से द्वितीय चित्र का रिक्त पद ज्ञात करें। देखते हैं ये किस तरह के सीरीज में है। तो 15 गुना अगर हम 5 करते हैं, 15 गुना 5 करते हैं प्लस 6 गुना 3 करते हैं तो ये हमें जोड़कर जो आता है वो आएगा 15 × 5 = 75 प्लस 6 दूनी 18 = 93 आ रहा है। यानी ये दोनों का गुना और ये दोनों को गुना को नहीं 15 गुना 5 इस साइड का गुना और ये दोनों के साइड के गुना करके जोड़ दिया गया है। इसी तरह 7 × 5 = 35, 9 × 6 = 54 कर देंगे।
तो आ जाएगा हमारा कितना, 7 × 5 = 35 प्लस 9 × 6 = 54 = 89 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसमें भी यही टर्म किया था, 18 × 1 किया था और 8 × 4 = 32 किया था, 32 + 18 = 50, यानी आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि अगला वर्ण चुनिए, ACEJIKM के बाद क्या होगा। ए से सी जो किया है वो +2 किया है, सी से ई +2 किया है, यानी सब में +2 हो रहा है। तो इसी तरह एम से अगर हम +2 करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा ओ, यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। चित्र ए बी सी और डी के नीचे उनमें से किसी एक के कटे टुकड़े दिए गए हैं, बताइए इन टुकड़ों को जोड़कर इनमें से कौन सा चित्र बनेगा। आंसर हो जाएगा सी, यानी आंसर हो जाएगा बी। दिए गए टुकड़ों को जोड़कर चित्र सी ही बनेगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला है रिक्त स्थानों की अंक ज्ञात करें। रिक्त स्थानों की अंक ज्ञात करें, इसमें किस तरह का दिया गया है। तो अगर 18 को हम 3 से भागा दे दें, भागा कितना दें 3 से, तो हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और उस 6 को अगर हम 12 से गुना करेंगे तो 12 × 6 ये 72 आ जाएगा। ठीक उसी तरह 32 को अगर हम 4 से भागा देंगे तो हमारा 8 आएगा, और 8 को 16 से गुना करेंगे इस 16 से, तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा वो 128 आएगा। तो इस टर्म से भागा दें और उसके बाद अगर 24 भागा x और गुना 14 करेंगे हमारा जो तो निकल के आना चाहिए 112, ये सोल्व होना चाहिए। तो इसे सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, 24 × 14/112 करेंगे, निकल कर आएगा हमारा 3, यानी सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृति को रंगने के लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता होगी जबकि पास के 2 अंगों का रंग समान ना हो। अगर हम रंग रहे हैं, अगर ये रंग रहे हैं तो इसके आसपास ही इस कलर का कोई नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो होगा वो रेड होना चाहिए, यहाँ भी कोई और कलर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर ग्रीन कर देते हैं तो ये ग्रीन होगा, मतलब आसपास के कितने रंगों की ज़रूरत होगा। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, ए 3। दिए गए आकृति को रंगने के लिए कम से कम 3 रंगों की आवश्यकता होगी। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाग में पाउंड को RSTL लिखा जाता है तो HER को उसी भाग में कैसे लिखा जाएगा। तो पाउंड को RSTL किस तरह लिखा है ये देखना है। P से R गया +2 है, O से जो हमारा है वो क्या गया है, O से गया है S की ओर, O से S की +4 में, N से T गया है +6 में, और D से T गया है +8 में, यानी +2 +4 +6 +8 किया गया है। उसी तरह हेयर को अगर H को +2 करेंगे तो J होगा, E को +4 करेंगे तो I होगा, A को +6 करेंगे तो G होगा, R को +8 करेंगे तो Z होगा, यानी हमारा जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा D। अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉयन को ORLM लिखा जाता हो तो टाइगर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या लिखा गया। लाइन को ORLM यानी विपरीत क्रम में लिखा गया है, विपरीत क्रम में। L का विपरीत हो जाता है O हो जाता है, I का विपरीत R होता है, O का L होता है, और N का विपरीत जो होता है वो M होता है। उसी तरह अगर टाइगर की विपरीत लिखेंगे तो GRTVI होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। निम्नलिखित प्रश्न के समूह से भिन्न का पता लगाइए। तो चंडीगढ़ को छोड़कर अन्य सभी राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य है, हरियाणा राज्य है, महाराष्ट्र राज्य है, चंडीगढ़ है जो राजधानी है, आंसर हो जाएगा C। अगला शब्द चुनिए ABCZYXTEF, उसके बाद का शब्द क्या होगा। यहाँ पर देखिए कि विपरीत अक्षर लिखा गया है। A का विपरीत Z है, B का विपरीत Y है, C का विपरीत X है। उसी तरह अगर हम D के विपरीत करेंगे तो W होगा, E के अगर हम विपरीत करेंगे तो V होगा, F के विपरीत जो अगर हम करेंगे तो U होगा, हमारा होगा WVU। WVU आंसर हो जाएगा C। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि यहाँ चित्रों के 2 समूह दिए गए हैं, उत्तर चित्रों में से 2 चित्र ज्ञात करो जो प्रश्न चित्रों को श्रेणी पूर्ण करता हो। इसका जो हो जाएगा कि स्पष्ट है कि प्रत्येक आकृति के अंदर का चिन्ह अगले स्टेप में घड़ी के क्लॉक वाइज एक एक कर आगे चला जाता है, अतः उत्तर आकृति जो होगा वो हो जाएगा B सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात करिए। 2, 6, 30, 2010 के बाद क्या होगा। 2 से अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 6 आया है, उसके बाद 5 से गुना करते हैं तो 30 आया है। 30 से कितने से गुना कर रहे हैं कि 2010 आ रहा है, 7 से 210 आ रहा है, 7 से गुना करेंगे तो 210 आ रहा है।
यानी 3, 5, 7 यानी 2 के बढ़ते हुए गुना किया गया है। अब 210 से कितना गुना करने का, 9 से गुना करेंगे। हमारा जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा 1890। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित चित्र में रिक्त पद ज्ञात करो। अब देखना है कि इसमें रिक्त पद ज्ञात करना है। 3C 27D और 9E। क्या क्या, C से D गया है +1, D से E गया है, ये भी +1 किया गया है। और 3 से 9 अगर हम गुना करते हैं तो 27 है। तो ये 9 कौन है, यहाँ वाला ये 9 है, यानी 3 गुना 9 27 है। 7 गुना 3 21 किया गया है। और ये गया है कितना, I से +2 किया है, K से +2 किया है। यानी सबसे आखिरी ये और ये में गुना किया गया है, बीच वाला शब्द लाया गया है। फिर से देख लीजिए, ये और ये गुना करके ये बीच वाला लाया गया है और इसमें +1 का बढ़ोतरी हुआ है, इसमें +2 के बढ़ोतरी हुआ है। अब यहाँ से क्या होगा, +3 की बढ़ोतरी होगा। कहाँ से होगा, और 7 गुना अगर हम 4 करेंगे, 7 गुना 4 तो 7 28, 28 तो हमारा अंक मिल गया। लेकिन D और J के बीच में कौन होगा, तो यहाँ +3 की बढ़ोतरी होगा। तो D अब +3 करेंगे तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा G। आंसर हो जाएगा निकल कर सही 28GB। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न समूह से भिन्न का पता लगाइए। इसमें देखना है कि भिन्न कौन सा है। अगर A को हम +4 करेंगे तो हमारा E मिलेगा, H को +4 करेंगे तो हमारा L मिलेगा, बिल्कुल सही है। M को +4 करेंगे तो Q मिलेगा, ये भी सही है। और E को +6 करते हैं तब K मिलता है, ना कि +4 करते हैं। तो हमारा जो भिन्न है वो D वाला आंसर सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर निम्नांकित श्रेणी को पूर्ति कीजिए। ABZ CDY EFX, उसके बाद क्या होगा। तो देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड ये बना हुआ है। A से C गया है, कितना है, +2 है। B से क्या गया है, D गया है, ये भी +2 है। और Z से Y गया है, ये -1 है। यानी शुरुआत के +2 है, लास्ट वाला -1 है। उसी तरह अगर हम EFX को कहते हैं, E के +2 करते हैं तो G बचता है, इसे हम +2 करेंगे तो H होगा। और X को -1 करेंगे तो W होगा। तो यानी GHW हमारा आंसर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा B। निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी है, उसकी अगली संख्या क्या होगा। तो देखते हैं किस तरह के ये सीरीज चला है, थोड़ा सा अच्छे से इसे देखना होगा। 2 से अगर हम इसे 6 करते हैं तो कितना है, +4 का है। 3 से 4 करते हैं +1 का है। 5 से 7 करते हैं +2 का, यानी +4 +1 +2 किया गया है। उसी तरह अगर हम ये देखते हैं अगले टर्म में किस तरह किया हुआ है, काफ़ी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर हम फिर से इसे देखते हैं, 6 से 4 करते हैं तो हमारा 10 है। अभी अगले में देखिए 6 से 10 है, 4 से 1 करेंगे तो 5 है, और 7 से 3 करेंगे। यानी शुरुआत 7 और 2 +2 करें, शुरुआत में क्या हो रहा है, +4 का हो रहा है, उसके बाद +1 का हो रहा है, और फिर +2 का हो रहा है। ठीक, अगर हम 10 से +4 करेंगे 14 आएगा, 5 से +1 करेंगे तो 6 आएगा, और 9 से 2 करेंगे तो 11 आएगा। यानी यहाँ आंसर जो हमारा आ रहा है वो 6 आएगा। सही जवाब हो जाएगा C। नेक्स्ट है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्टेबलाइज को इस तरह लिखा जाता है तो क्रिकेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। स्टेबलाइज को इस तरह लिखा गया है, क्या किया गया है, S से +2 किया है, U लिखा गया है। T को +2 किया है, V लिखा है। A को +2 किया है, C लिखा है। यानी इसमें सभी जो टर्म है +2 +2 +2 किया गया है। क्रिकेट को उसी भाषा में लिखते हैं, +2 करते हैं। तो C को +2 करेंगे तो E होगा, R को करेंगे तो T होगा, I को करेंगे तो K होगा, C को करेंगे तो E होगा, और K को करेंगे तो क्या हो जाएगा, M होगा, और E को करेंगे तो क्या होगा, सभी को अगर हम +2 करते हैं तो G होगा, और T को +2 करेंगे तो V होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। ये हमारा आंसर निकल के आएगा +2 करने पर। अगला है, निम्नलिखित चित्रों में आयतों की संख्या ज्ञात करना है। इसमें से आयतों की संख्या ज्ञात करना है, कितनी आयत है तो आप इसे काउंट कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा B 18। इस तरह है 1 2, ये भी एक 3, ये भी एक 4 है, 5 6, ये भी एक 7। इस तरह कीजिएगा तो ये 18 आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। 0 1 1 2 4 7 13। इसमें किस तरह लिखा गया कि अगर 0 + 1 करते हैं तो 1 है, ये टर्म लिखा गया है।
अब शुरुआत के 3 करते हैं, जिस टर्म को निकालना 0 + 1 बराबर 2 है। अब ये तीनों को किया गया है, 1 + 1 + 2 बराबर 4 है। अब इस टर्म को निकाला है, कितना 4 निकला ये है। तो अगर हम 7 की निकालना है तो ये शुरुआत 3 करना है, 7 से पहले जितने भी 3 हैं उसे काउंट करना है। 1 + 2 + 4 बराबर 7 है। अगर 13 निकालना है तो ये उससे पहले 3 संख्याओं को जोड़ना है, तो 2 + 4 + 7 बराबर 13। उसी तरह अगला करना है तो हमें इन 3 संख्याओं को जोड़ना है, 4 + 7 + 13, तो अगला टर्म निकल जाएगा 24। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि चित्र X निम्नलिखित में से किस चित्र में निहित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, X उत्तराकृति बी में निहित है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र को सावधानी से अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। आयत कलाकारों को प्रदर्शित करता है, वृत्त खिलाड़ियों को, और त्रिभुज चिकित्सकों को प्रदर्शित करता है। ज्ञात करें कि कुल कितने चिकित्सक हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। कुल चिकित्सक हो जाएंगे 4 + 3 + 8 + 27 बराबर कितने, 42 हो जाएंगे। अगर हम कलाकारों की बात करते हैं, कलाकारों की कितने कलाकार खिलाड़ी होंगे, कितने कलाकार खिलाड़ी भी हैं, तो हो जाएंगे 22 + 3 बराबर 25, आंसर हो जाएंगे 20। कितने कलाकार खिलाड़ी भी हैं, तो 25। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी, भतीजी या भांजी होगा, ब्लड रिलेशन का है, इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो सही जवाब हो जाएगा डी, 10। इस तरह की आकृति जो दिया हुआ है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो वो है 10 है। अगला प्रश्न है कि नीचे किसी पासे की 4 स्थितियां दी गई है, बताइए इस पासे में अंक 1 के सम्मुख अंक कौन सा होगा। स्पष्ट है कि पासे की स्थिति 1 एवं 2 में 2 और 5 कॉमन है, 2 और 5 ये दोनों जो है कॉमन है, यानी 1 के अपोजिट जो होगा वो 6 होगा। तो पासे के अंक 1 के सम्मुख अंक जो होगा वो 6 होगा। आंसर जो हो जाएगा हमारा ए होगा। एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगली चढ़ाई के पूर्व अगले मिनट 2 मीटर फिसलता है। यदि उसने सुबह 8 बजे चढ़ना प्रारंभ किया हो तो 17 मीटर पर लगे झंडे को कब छुएगा। तो एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगली चढ़ाई के पूर्व अगले मिनट 2 मीटर फिसलता है, तो बंदर ने 3 मीटर की दूरी 2 मिनट में चढ़ी। 3 मीटर की दूरी जो है वो 2 मिनट में। अब बंदर 17 जो है हमारा मीटर पे लगे झंडे को छूना है, तो 17 - 5 कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 मीटर की दूरी, अर्थात 8 मिनट में चढ़ेगा। बची हुई 5 मीटर वह 1 मिनट में चढ़ेगा, जो आखिरी बार में 5 मीटर है वो चढ़ जाएगा। तो झंडे को छुएगा कितना, 8 + 1 बराबर 9 मिनट में। तो 8:09 पे झंडा को वो छुएगा। आंसर जो हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 32 × 41 बराबर 15, 51 × 34 बराबर 47, 41 × 52 बराबर 37, तो 87 × 53 बराबर वाट। तो इसे इस तरह सोल्व किया है, 32 को 3 - 2 किया गया है, गुना 4 + 1 किया गया है, यानी 3 - 2 क्या हो गया, 1 हो गया, 4 + 1 5, यानी 15 लिखा गया। उसी तरह अगर हम 51 को 5 - 1 करते हैं और 3 + 4 करते हैं, तो 5 - 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 747 होगा। तो 51 को इसी तरह लिखा है, तो 87 53 को क्या लिखेंगे, तो 87 को 8 - 7 गुना 5 + 3 बराबर 1 8, यानी 18 आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा सी, 18 हो जाएगा। 8 - 7 गुना 5 + 3, आंसर हो जाएगा सी। यदि 9 स्टार 3 बराबर 36, 11 स्टार 7 बराबर 81 हो तो 5 स्टार 13 का मान क्या होगा। तो 9 + 3 अगर हम करते हैं तो 12 आएगा, 12/2 करेंगे 6 आएगा, 6 के अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। इस तरह भी हम कर सकते हैं, 9 + 3 बराबर 12, 12/2 बराबर 6, या 6 के स्क्वायर बराबर 36। अगर इस इक्वेशन को पहले सेटिस्फाई करें तो दोबारा को भी देखना होगा करके। 11 + 7 करते हैं, कितना हो गया 18, 18 में से 2 भागा देंगे 9, 9 के स्क्वायर करेंगे 81, दूसरा भी हो जा रहा है। तीसरा को देखते हैं क्या है, 5 + 13 करते हैं, 18 हो गया, 18/2 करेंगे कितना होगा, 9 होगा, 9 के स्क्वायर करेंगे 81, आंसर आ जा रहा है, आंसर ए होगा।
नेक्स्ट है, यदि अनीता सुरजीत से लंबी है और कुसुम से छोटी है और सुरजीत कल्पना के बराबर लंबी और बनीता से अधिक लंबी है तो कल्पना। तो इसे अगर व्यवस्थित करेंगे तो ये होगा, सबसे जो बड़ी होगी वो कुसुम होगी, उसके बाद अनीता होगी, उसके बाद सुरजीत होगा, इक्वल टू हो जाएगा कल्पना, दोनों बराबर है, बड़ा होगा बनीता से। तो आंसर हो जाएगा कल्पना अनीता से छोटी है, अनीता से छोटी है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी कारवां में 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरियां, 8 घोड़े और कुछ मनुष्य, यदि पैरों की कुल संख्या सिर की संख्या से 224 अधिक है तो मनुष्यों की संख्या ज्ञात करें। पैरों की संख्या सबसे पहले क्या हो जाएगा, तो 2x प्लस 2 गुना 50 मुर्गियों का हो गया, प्लस 45 बकरियां हैं तो 4 गुना 45, प्लस क्या है 8 घोड़े हैं, 8 गुना 4, और हमें मनुष्यों की संख्या नहीं है तो 2 पर है, 2 गुना x किए हुए, तो हमारा निकल कर जो आया वो आया 2x प्लस 312। अब सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो जितने लोग हैं, x मनुष्य है प्लस 50 जो है मुर्गियां हैं, 45 बकरियां हैं और 8 घोड़े हैं, तो हो जाएगा x प्लस 103। दो हमारे इक्वेशन आ रहे हैं, कह क्या रहे हैं कि किसी कारवां में 50 मुर्गे के अलावा इतना बकरियां और इतना घोड़े हैं, कुछ मनुष्य, यदि पैरों की संख्या सिरों की संख्या से 224 अधिक है। तो प्रश्न से अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो 2x प्लस 312 माइनस x प्लस 103 बराबर 224 आएगा, तो x का मान निकल जाएगा 15। इसका सही आंसर हो जाएगा, मनुष्यों की संख्या कितनी थी, 15 थे। नेक्स्ट प्रश्न है, दी गई सूचना को पढ़िए और उत्तर दीजिए। 9 दोस्त है, एक गोल मेज के किनारे बैठे हैं, केंद्र की तरफ मुँह करके हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह एक बनेगा इसका इक्वेशन, यहाँ पर बना देते हैं, सर्किल में इस तरह बैठे हुए हैं, और यहाँ पर अगर हम a देते हैं, यहाँ पर e हो जाएगा, यहाँ पर h होगा। आप इसे सोल्व कीजिएगा, अगर ये इस तरह आप बैठा रहे हैं सर्किल में तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ c हो जाएगा। और इससे प्रश्न को सोल्व कर लीजिएगा। 131 का जो हमारा होगा वो आएगा D CI, और 132 का जो हमारा प्रश्न निकल कर आएगा वो होगा C आंसर हो जाएगा, इसका D आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि हरा का अर्थ लाल, लाल का अर्थ पीला, पीले का अर्थ नीला, नीले का अर्थ नारंगी हो तो बताएं कि स्वच्छ आकाश का रंग कैसा होता है, तो नीला होता है, और नीला का अर्थ होता है नारंगी। इसका सही आंसर हो जाएगा C नारंगी। नेक्स्ट है, एक सीरीज दिया हुआ है, एक फिगर में चित्र, उसमें जो खाली स्थान है उसे भरना है। सबसे पहले ये देखना है कि ये किस तरह से अरेंज किया गया है। अगर हम 2 के स्क्वायर करते हैं और प्लस 4 के स्क्वायर करते हैं तो हमारा निकल कर आता है ये 20, यानी इन दोनों के स्क्वायर करने पर जोड़ने पर 20 आ रहा है। इसे करते हैं 5 के स्क्वायर तो 25 आएगा, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, 25 4 29 हो गया, 36 प्लस 9 45 हो जाएगा। इसी तरह क्या है, 7 के स्क्वायर 49 प्लस x के स्क्वायर बराबर 65 होगा, x स्क्वायर बराबर 65 माइनस 49 करेंगे तो 16 आएगा, x बराबर होगा √16 बराबर 4, यानी यहाँ पर जो होगा वो 4 होगा, आंसर हो जाएगा C। अगला प्रश्न है, फिर से खाली स्थान को भरना है। आइए देखते हैं ये किस तरह अरेंज किया गया है। 55 9 2 4 7 को है, अगर हम 5/2 गुना 9 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 4 करते हैं, ये बाहर वाला को जोड़कर 5/2 करते हैं तो हमारा आएगा 5/2 गुना 22 बराबर कितना हो जाएगा 55। ये हमारा 55 आ रहा है। इस तरह के अरेंज करेंगे, 5/2 से सभी को जोड़ के 5/2 से भागा दें। ठीक इसमें अगर हम करते हैं तो 6 5 11 3 14 15 16, यानी 5 गुना 16/2 करेंगे, 8 होगा, 8 बचे 40 आंसर होगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा C 40 आंसर निकल कर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा बेन आरेख 3 श्रेणियाँ समचतुर्भुज, चतुर्भुज, बहुभुज को मुख्य रूप से दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, अगर इसे हम समचतुर्भुज करते हैं, समचतुर्भुज इसे कहते हैं चतुर्भुज, ये अंदर वाला है समचतुर्भुज, और इसे कहते हैं बहुभुज। यानी कुछ बहुभुज है जो समचतुर्भुज हो सकते हैं, और चतुर्भुज तो है, तो सभी समचतुर्भुज चतुर्भुज के अंतर्गत आते हैं तथा कुछ चतुर्भुज बहुभुज हो सकते हैं। तो आंसर जो हमारा निकल कर आ जाएगा वो हो जाएगा C। नेक्स्ट प्रश्न है, इस तरह का एक दिया हुआ है और बताना है इसमें से कि खाली इस जगह पर क्या भरा जा सकता है। अगर हम यहाँ पर भरते हैं A, यहाँ पर भी A भरते हैं, यहाँ पर B भरते हैं, यहाँ पर A,
तो हमारा एक सीरीज बन के आएगा BAAB, और उसके बाद हमारा जो सीरीज बन के आएगा AB BA BA AB, इस तरह का एक सीरीज बनेगा। तो आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट प्रश्न है 2 7 9 3 8 11 4 9 13, उसके बाद क्या होगा। तो 2 से अगर हम 3 कहते हैं तो +1 गया है, 7 से 9 गया है, +2 गया है। ठीक इसी तरह 3 से 4 गया है, +1 है, 8 से 11 गया है, +3 हुआ है, यहाँ +2 हुआ है, यहाँ +3 हुआ है। उसके बाद अगला जो टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, 4 से +1 जो होगा वो 5 होगा, और 9 से ये है +4 होगा, इन +2 +3 +4 हो रहा है, और यहाँ पर जो हो रहा है +1 हो रहा है। तो अगला जो हमारा टर्म मिलेगा वो हो जाएगा 5, आंसर हो जाएगा A। निर्देश दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो इसका जो होता है क्या हो जाएगा, सबसे पहले मानसून बनेगा, उसके बाद क्या होगा, तूफान आएगा, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद तूफान आएगा, तीसरा क्या होगा कि बारिश होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, और उसके बाद जो हमें होगा वो क्षति होगा। आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है, यदि संबंधित चित्र में त्रिभुज स्वस्थ वृत्त जो है पुरुष और जो वर्ग है वो वृद्धों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या कितनी होगी जो कि स्वस्थ लेकिन वृद्ध नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये फिगर को अच्छे से देखिए, और उसका सही आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, A 2 हो जाएगा। अंक 2 है जो त्रिभुज और वृत्त के अंतर्गत आते हैं लेकिन वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, तो जो आंसर हो जाएगा हमारा ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंखला पूरी कीजिए। ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, देखिए किस तरह अरेंज किया गया है कि यहाँ पर खाली जगह भरना है, और ये भी एक सीरीज में है, यूँ ही नहीं भराएगा। A से जो हमारा है, A से क्या गया है, C गया है। अगर यहाँ पर देखते हैं, अगर C देते हैं तो कितना हो जाएगा, +2 का C होता है। B से D गया है, ये भी +2 है, और E से भी +2 जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, J हो जाएगा, यानी हमारा C और J तो मिल गया है। उसके बाद कह रहा है कि F से भी +2 जाएगा तो हमारा H मिला है। अब यहाँ से C से हम +2 करते हैं, C से +2 करते हैं तो E मिलेगा, D से +2 करते हैं तो F मिलेगा, और G से +2 करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, I मिलेगा, और फिर H से हम जो +2 करेंगे तो J मिलेगा। यानी सभी इसमें से 3 टर्म है जो +2 किया गया है। यहाँ से देखिए +2 किया गया है, ये भी +2 किया गया है, हर से +2 किया गया है, इससे भी टर्म होगा +2, फिर D का भी होगा +2, और इस टर्म से भी होगा ये, फिर हम H का भी निकालेंगे, H से +2 करेंगे तो ये टर्म, यानी हमारा 4 को +2 करना होगा तभी निकलेगा। इसका जो हमारा है आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A C G I J। यदि 26 जनवरी 2000 को रविवार है तो 15 अगस्त को कौन सा दिन होगा, और इसका आंसर हो जाएगा B शनिवार होगा। किस तरह होगा, तो 26 जनवरी से 15 अगस्त तक कुल कितने दिनों की संख्या है, आइए काउंट करते हैं। 5 उस जनवरी महीना का, 29 फरवरी का क्योंकि 2000 लीप ईयर है, 31 मार्च का है, 30 अप्रैल का है, फिर 31, फिर 30, फिर 31, फिर अगस्त का 15 दिन, टोटल 202 दिन हुआ। 20वां दिन कितना होगा, 202 भागा 7 यानी 6 शेष बच जाएगा, यानी वो शेष दिन 15 अगस्त का दिन जो है वो क्या हो जाएगा, 26 जनवरी था रविवार, प्लस 6 दिन जो आया वो हो जाएगा, यानी इक्वल टू शनिवार हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा B। नेक्स्ट है 3:35 पर घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होगा। 3:35 का, तो एक ट्रिक है, 30 डिग्री गुना घंटा माइनस 11 डिग्री बटा 2 गुना मिनट, ये ट्रिक है। तो 30 डिग्री गुना 3 माइनस 11 बटा 2 गुना 35, हमें जब सोल्व करके निकालेंगे तो आएगा 102.1/2 डिग्री। सही आंसर हो जाएगा C। एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7:12 हुआ है, घड़ी में सही समय क्या हो रहा है। सही समय के लिए क्या करना होगा, एक इसके लिए भी ट्रिक है, 11:60 में प्रतिबिंब का समय है वो घटा देना है, प्रतिबिंब का समय घटा देना है। तो 11 + 7 7:12 बता रहा है, आंसर हो जाएगा 4:48। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट प्रश्न पे, यदि परसों शनिवार है तो बीता हुआ कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, और इसका आंसर हो जाएगा रविवार, क्योंकि आज जो है वो आज हो जाएगा गुरुवार, कल जो होगा वो शुक्रवार,
और परसों जो था वो शनिवार। बीता हुआ कल से 3 दिन पहले, 3 + 1 4 दिन पहले होगा, तो गुरुवार - 4 बराबर रविवार, यानी कल से 3 दिन पहले रविवार था। आंसर हो जाएगा डी। 6 मित्र ABCDEF पूरब की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। C बीच में है A और E के, B E के निकटतम दाएं लेकिन D के बाईं ओर है, F दाएं छोर पर नहीं है, D के साथ कौन सा जोड़ा बैठा हुआ है। इस तरह अगर एक सीरीज बनाते हैं, यहाँ पर F होगा, यहाँ पर A होगा क्योंकि पूरा मुँह करके बैठा हुआ है, C होगा, ये E होगा, यहाँ पर B होगा और यहाँ पर D होगा, आप देख सकते हैं। और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा CEB। नेक्स्ट है, एक फोटोग्राफ की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, किंतु इस मनुष्य का पिता मेरे पिता का पुत्र है। वह व्यक्ति किसके फोटोग्राफ को देख रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा A, अपने पुत्र का फोटो देख रहा है। अगला प्रश्न है कि तीनों कथनों के आगे 4 निष्कर्ष दिया हुआ है। कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, ये किस तरह बनेगा। सभी कुत्ते चूहे हैं। सभी, यहाँ पर अगर हम कुत्ते को लेते हैं तो ये चूहे को लेना होगा। उसके बाद करा सभी चूहे कौवे हैं। सभी चूहे कौवे हैं और सभी कौवे क्या हैं, वो हैं तोते हैं। इस तरह के हमारा ग्राफ बनेगा। अब निष्कर्ष में क्या है, सभी कुत्ते तोते हैं, बिल्कुल सही है। कुछ तोते क्या है, कुत्ते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा करा कुछ कौवे कुत्ते हैं, कुछ कौवे कुत्ते हैं, ये भी सही है। लास्ट है सभी चूहे कुत्ते हैं, तो ये गलत है, कुछ चूहे ही कुत्ते हैं। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 लागू हो रहा है। आंसर B, केवल निष्कर्ष 1, 2, 3 लागू हो रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक स्थान A से प्रारंभ करके मोहन दक्षिण की ओर 1 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर घूमकर 1 किलोमीटर जाता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। मोहन जो है यहाँ से बाईं ओर 1 किलोमीटर जाता है, फिर 1 किलोमीटर जाता है, फिर 1 किलोमीटर जाता है। तो मोहन अब उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। किधर जा रहा है, ये दक्षिण था, ये पूरब था, ये उत्तर दिशा की ओर। आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग करके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो यूनिवर्सिटी शब्द में जो है वो ये अक्षर केवल एक है, तो देखना होगा कि कहाँ है। वायरस तो बन सकता है, साइट बन सकता है। उसके बाद प्रश्न में दिया हुआ है ट्रू, वो ट्रू भी बन सकता है। यूनिवर्स में डबल ई है, यूनिवर्सिटी में एक ही है, इसलिए हमारा यूनिवर्स नहीं बन सकता है। आंसर हो जाएगा D। ये था बिहार SSC के प्लेटफॉर्म बुक के टेस्ट नंबर 19। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।